नमस्ते साथियों, हम आ गए हैं हमारे भूगोल के रिवीजन में। और भूगोल में हमने टॉपिक लिया था मृदाएं। ये टॉपिक हमने इसको आधा देखा था, अभी हम इसको पूरा कवर करते हैं। देखिए, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था ये रेतीली मृदा। इन्होंने 7 प्रकार बताए, एक बार फिर से देख लीजिए, वापस रिवाइज कर लीजिए। मृदा के प्रकार हमने 7 प्रकार देखे थे। जलोढ़ अथवा कछारी मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, लाल और काली मृदा, मध्यम प्रकार की काली मृदा, भूरी रेतीली मृदा और रेतीली मृदा। फिर हमने इनके स्थान भी देखे थे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, और हम पहुँच गए थे यहाँ तक। ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था कि ये मृदा वैज्ञानिकों ने मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना एवं अन्य गुणों के आधार पर विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो ये कौन सा वर्गीकरण है, आइए देखते हैं। एरिडी सॉइल्स, अल्फी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, इनसेप्टी सॉइल्स और वर्टी सॉइल्स, ये 5 प्रकार है, और बाकी हमने देखे थे जो 7 प्रकार थे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एरिडी सॉइल्स। ये क्या होता है? यह शुष्क जलवायु का मृदा समूह है। मैंने पहले से ये हाईलाइट कर दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इफेक्ट बन रहे हैं। एरिडी सॉइल्स में है, यह शुष्क जलवायु का मृदा समूह है। इसके उपविभागों में कैम्बो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, सैलोरथिडस और पैली ऑर्थिडस राजस्थान में पाए जाते हैं। मतलब ये इसके भी इन्होंने उपभाग बता रखे हैं कि एरिडी सॉइल्स के उप विभाग क्या है। ये जो नाम दे रखे हैं, कैम्बो, कैल्सी और ये 4 प्रकार। ठीक है। फिर बता रखा है कि एरिडी सॉइल्स जो है वो पश्चिमी राजस्थान में यह मृदा प्रधानता है। तो पश्चिमी राजस्थान आप जानते ही हैं, नागौर, जैसलमेर, ये सब जो पश्चिमी राजस्थान है उधर एरिडी सॉइल्स। अब आप इसको कैसे कनेक्ट करके याद करते हैं, देख लीजिए। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है एरिडी सॉइल्स। ठीक है। फिर दूसरे टाइप की मृदा है अल्फी सॉइल्स। अल्फी सॉइल्स में देखिए, एक मिनट, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको जी। अल्फी सॉइल्स में यह जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों तक है अल्फी सॉइल्स। अल्फी सॉइल्स में ये सभी जिलों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से कौन कौन से ज़िले हैं। एक तो हाड़ौती वाले सभी ज़िले आ गए हैं, कोटा, बूंदी, बारा, डूंगरपुर आ गया है। इधर दक्षिण के उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, ये ज़िले आ गए हैं। बांसवाड़ा भी आ गया है। तो मतलब दक्षिण राजस्थान तो पूरा आ गया है एक तरह से। और चित्तौड़गढ़ इधर आ गया है, बीच में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये पास पास के टोंक, ये सब ज़िले आ गए हैं। इधर जयपुर, और ये पूर्व के भी आ गए, अलवर, भरतपुर। ठीक है, अल्फी सॉइल्स में। फिर हम देखेंगे थर्ड एंटी सॉइल्स। एंटी सॉइल्स में क्या है? इसके टोरी, सामेंट्स और डस्ट फ्लूबेट्स उपवर्ग राजस्थान में है। इनके उपवर्ग बता रखे हैं, जैसे पीछे 4 थे उसके, किसके? एंटी सॉइल्स के, एरिडी सॉइल्स के, सॉरी। एरिडी सॉइल्स है ना, जो पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। एरिडी सॉइल्स पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। इसके इन्होंने उपविभाग बताए हैं, कैम्बो ऑर्थिडस, कैल्सी ऑर्थिडस, सैलोरथिडस और पैली ऑर्थिडस, ये उपविभाग है। आप याद रखें तो ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी कोई ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट रीड के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, इतना डीपली नहीं पूछेंगे। फिर एंटी सॉइल्स में देखिए, इसके टोरी, सामेंट्स, ये भी अपन ने देखा था। डस्ट फ्लूबेट्स उपवर्ग राजस्थान में है। ठीक है, ये इतना डीपली शायद रीड के एग्जाम में शायद ही पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये पता करना रहेगा कि एंटी सॉइल्स कौन से राजस्थान की किस दिशा में है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ। तो इसका रंग हल्का पीला एवं भूरा होता है एंटी सॉइल्स का। यह भी पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में विस्तारित है। ठीक है, एरिडी और एंटी दोनों पश्चिमी राजस्थान में बताया है इन्होंने। और फिर आ जाते हैं चौथे नंबर पे इनसेप्टी सॉइल्स। यह अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानता तथा जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं मिलती है। मतलब प्रधानता तो कहाँ है इसकी? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। और जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में ये कहीं कहीं मिलती है। ठीक है,
और अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। इंसेप्टी सॉइल्स। फिर 5वें नंबर का है वर्टी सॉइल्स। ये झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, वही हाड़ौती क्षेत्र पूरा बूंदी में प्रधानता, यहाँ प्रधानता है इसकी वर्टी सॉइल्स की, तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सीमित रूप से मिलती है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है दिया इन्होंने, मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण। कृषि विभागीय वर्गीकरण मतलब जो कृषि विभाग है उन्होंने किस तरह से इसका वर्गीकरण कर रखा है वो बताया एक तरह से। तो ये इन्होंने तालिका दे रखी है राजस्थान का मृदा वर्गीकरण, ये कृषि विभाग के द्वारा है। पहला देखो इन्होंने बताया है साइरोजेक्स। साइरोजेक्स कहाँ मिलती है, मृदा का प्रकार है ये, ऊपर देखिए हेडिंग मृदा का प्रकार, और ये जिले। तो साइरोजेक्स मिलती है गंगानगर। एक मिनट, इसका डायरेक्शन में थोड़ा ऐसे ले लेती हूँ, आपको आराम से दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है, साइरोजेक्स गंगानगर में मिलती है ये। फिर सेकंड है रेवेरिना, रेवेरिना भी गंगानगर में मिलती है। फिर थर्ड है मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल्स, ये हम समझ ही सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ये किधर मिलेगी, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, पूरा पश्चिमी क्षेत्र आ गया है राजस्थान का। तो ये मरुस्थल, जिधर मरुस्थल है ना अपने डेजर्ट है, उधर मिलेगी मरुस्थलीय मृदा। फिर है चौथा जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस मिलेगी बीकानेर में आपको। बीकानेर में क्या मिलेगी, जिप्सीफेरस। तो इसको आप कैसे भी लिंक करके याद कर लीजिएगा, जिप्सीफेरस कहाँ मिलेगी हमें, बीकानेर। फिर है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ये मिलेगी जालोर, पाली, नागौर, अजमेर एवं सिरोही में। जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही क्षेत्र में मिलेगी हमें ग्रे ब्राउन, ग्रे कलर होता है ब्राउन कलर, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। फिर है नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा, नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा, ये मिलेगी हमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर में। फिर 7 नंबर नवीन जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा हमने पढ़ा था और ये बता रखा है इन्होंने नवीन जलोढ़ मृदा, ये मिलेगी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में। फिर नेक्स्ट देखिए पीली भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा हमें मिलेगी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में। फिर 9 नंबर पे आ जाता है नवीन भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा, भूरी मृदा तो सुना है, ये नवीन भूरी मृदा बताया इन्होंने, ये मिलेगी भीलवाड़ा एवं अजमेर में। ठीक है, ये है मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है भीलवाड़ा और अजमेर का, भीलवाड़ा और अजमेर, ठीक है ना, यहाँ मिलेगी हमें नवीन भूरी मृदा। और ये पीली भूरी मृदा ये भी याद रखिएगा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा पे इसमें भी है और भीलवाड़ा इसमें भी है, क्योंकि भूरी भूरी दोनों में आ रहा है, इसमें पीली है, पीली भूरी मृदा में भीलवाड़ा आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी भीलवाड़ा है। तो ये जिलों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपन क्षेत्र बता सकते हैं कि पश्चिमी है या पूर्वी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा है उदयपुर एवं कोटा। तो उदयपुर में आप जानते ही हैं पर्वत ही पर्वत है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं उदयपुर और कोटा, कोटा और उदयपुर दोनों में मिलेगी हमें पर्वतीय मृदा। फिर है लाल लोम, हम बोलते हैं ना लाल लोमी मिट्टी, तो लाल लोम मिलेगी हमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। लाल लोमी मिट्टी कहाँ मिलेगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। फिर नेक्स्ट है काली गहरी मध्यम मृदा, काली गहरी मध्यम मृदा मिलेगी हमें कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर एवं झालावाड़ में। इसे बोला जाता है डीप मीडियम ब्लैक सॉइल्स, मतलब काली गहरी मध्यम मृदा। फिर नेक्स्ट है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, जैसलमेर एवं बीकानेर में, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। फिर नेक्स्ट देखिए मरुस्थल एवं बालुका स्तूप, मरुस्थल एवं बालुका स्तूप, मरुस्थल में आ जाते हैं जिले जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये हमें पता ही है, ठीक है, वहाँ मिलती है मरुस्थल एवं बालुका स्तूप मिलते हैं, बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ये भी पता है आपको। ठीक है, तो ये सारे प्रकार किसके अकॉर्डिंग थे, कृषि विभाग के अकॉर्डिंग। कितने दे रखे हैं, 14 बताए इन्होंने। फिर देखिए फिर इन्होंने बताई है मृदा की समस्याएं। राजस्थान में मृदा संबंधी अनेक स्थानीय एवं सामान्य समस्याएं हैं।
राज्य में जलवायु एवं धरातलीय विविधता अत्यधिक होने के कारण तथा मरुस्थलीय विस्तार आदि के कारण मृदा संबंधी समस्याओं का जन्म हुआ है। राज्य में कृषि क्षेत्र सीमित है तथा भूमि की उत्पादकता में अत्यधिक विविधता है। एक और राज्य में प्राकृतिक कारणों से मृदा समस्या उत्पन्न हुई है तो कतिपय क्षेत्रों में मानवीय कारणों से भी इसमें प्रभावी रहे हैं, जैसे अधिक सिंचाई, ये मानवीय कारण में आ जाते हैं। अधिक सिंचाई, अकुशल भू प्रबंधन, अनियंत्रित पशुचारण आदि। राज्य की मृदा समस्याओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याएं दो है। दो समस्याएं इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई है। कौन सी? एक मृदा अपरदन की समस्या, ये सुना है आपने नाम, मृदा अपरदन की समस्या, और दूसरी है भूमि के क्षारीय एवं लवणीय होने की समस्या। ठीक है, सही है। फिर है मृदा अपरदन की समस्या। पहला है राजस्थान में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है और इससे अनेक क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है। यह अपरदन जल द्वारा एवं वायु द्वारा अधिक होता है, किंतु मानव भी इसका एक कारण है। राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। राजस्थान में मृदा अपरदन कैसे होता है, उसके प्रमुख कारण बताए हैं। पश्चिमी राजस्थान में तीव्र गति से चलने वाली वायु के घर्षण से निरंतर अपरदन होता रहता है। मरुस्थलीय प्रदेश में रेत असंगठित होती है, अतः वायु प्रवाह के साथ स्थानांतरित होती रहती है। वायु द्वारा पर्वतीय घाटियों में भी कटाव होता है, किंतु ये वह प्रभावशाली नहीं है। वायु मात्र अपरदन का ही कारण नहीं, अपितु निक्षेप का भी साधन है। मतलब वायु से अपरदन भी होता है और निक्षेप का भी साधन वायु ही है। ठीक है। फिर पर्वतीय ढालों पर वर्षा का जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो वह अपने साथ मृदा को बहाकर ले जाता है। अरावली एवं अन्य छोटी श्रेणियों के ढालों की नंगी चट्टानें एवं कंकरीली भूमि इसका प्रमाण है। नदियों एवं उनमें गिरने वाले छोटे छोटे नालों द्वारा भूमि का कटाव चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए बीहड़ों से स्पष्ट है। हजारों हेक्टेयर भूमि इन बीहड़ों द्वारा नष्ट हो गई है। मतलब इतना भूमि का कटाव होता है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, विगत अनेक शताब्दियों से भूमि का उपयोग कृषि हेतु किया जा रहा है। कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों से भूमि अपरदन में वृद्धि होती है। तो यह भी एक कारण है कि कृषि को आप मतलब वैज्ञानिक तरीकों से नहीं कर रहे हैं तो भूमि अपरदन की समस्या बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है अनियंत्रित पशुचारण। ये भी एक समस्या है। अनियंत्रित पशुचारण भी भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी है, विशेषकर भेड़ चारण, जिसमें हजारों की संख्या में भेड़ के रेवड़ न केवल वनस्पति को अपितु पेड़ों के खुरों से भूमि को भी नष्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, वनों के निरंतर हो रहे विनाश से भूमि अपरदन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें भूमि को संगठित रखती है। अरावली की पहाड़ियों में आज यह एक गंभीर समस्या है। राजस्थान में वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं। इसका स्पष्ट प्रभाव मरुस्थलीकरण एवं मरुस्थल विस्तार पर होता है। इन प्रदेशों में वनस्पति का अभाव भी इसे तीव्रता प्रदान करता है। दूसरी ओर जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल का प्रदेश है। यह भी एक फैक्ट है कि जल के द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो चंबल का प्रदेश। इसमें भी धौलपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में बीहड़ों का निर्माण अधिक हुआ है। हाड़ौती का पठार भी जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वर्षा काल में तीव्र प्रवाहित जल एवं नालों से मृदा अपरदन निरंतर हो रहा है। राजस्थान की लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जल द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। चंबल के अतिरिक्त काली सिंध, पार्वती, परवन, बनास, मोरेल, गंभीरी, बाणगंगा आदि नदियों से भी मृदा अपरदन होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये एक फैक्ट है, मृदा अपरदन से एक और जहाँ मृदा ह्रास होता है वहीं भूमि की उत्पादकता में कमी आती है। यह बात याद रखिएगा, मृदा अपरदन से एक और तो जहाँ मृदा का ह्रास होता है वहीं भूमि की उत्पादकता में कमी आती है। इसके कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है, मतलब तीव्र होती है, मतलब मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है। सूखा और अकाल में वृद्धि होती है। बाढ़ का प्रकोप अधिक हो जाता है। यही नहीं अपितु जल स्रोतों का जल स्तर भी कम होने लगता है।
मृदा अपरदन रोकने का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय वृक्षारोपण है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती है, जिससे वह संगठित रहती है। वृक्षारोपण वायु एवं जल दोनों द्वारा प्रवाहित क्षेत्रों के लिए प्रभावशाली है। इस दिशा में राजस्थान सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है, यद्यपि अभी आशा अनुरूप सफलता नहीं मिल पाई है। पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण आवश्यक है। फसल चक्र में परिवर्तन, खेती की ढाल के अनुरूप जुताई न करके ढलुआ भूमि पर प्रतिबंध लगाकर, जल प्रवाह को नियंत्रित पशुचारण आदि उपायों से मृदा अपरदन की गति कम कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी की समस्या। यह भी एक समस्या है। राजस्थान की मिट्टी में लवणीयता एवं क्षारीयता प्रमुख समस्या है, जिसके कारण भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, भूमि अनुपयोग हो जाती है। मुख्य रूप से इस समस्या के कारण निम्नलिखित है। कारण बताए हैं यहाँ पे। मृदा में उपस्थित लवणों का सतह पर जम जाना, कुओं में पानी की सतह ऊंची होना, पानी का जमाव होने से लवण का ऊपर आ जाना, अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे के लवणों का सतह पर आ जाना, कुओं का पानी खारा होने से सतह पर नमक की परत जमना, पानी के ठहराव के कारण। ये सभी कारण बताए हैं यहाँ कि मिट्टी क्षारीय क्यों हो जाती है और लवणीय क्यों हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही, अलवर, चित्तौड़गढ़ जिलों में ये समस्या है। लगभग बहुत सारे जिले आ गए हैं, सभी में ये समस्या है। संपूर्ण राज्य में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीयता एवं क्षारीयता से प्रभावित है। इसके उपचार के लिए हमको पता ही है, जिप्सम का प्रयोग तथा गोबर की खाद का प्रयोग उत्तम होता है। ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का प्रयोग होता है और गोबर की खाद का प्रयोग होता है। जो गेहूं, कपास, गन्ना जैसी फसलें खार सहन करने में सक्षम होती है, अतः उन्हें बोना उत्तम रहता है। उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में सेम की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। ये सेम का प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यह इंदिरा गांधी नहर का वह सिंचित क्षेत्र है जहां पानी जमा हो गया है तथा जल स्तर उच्च हो जाने से सूखता नहीं है। इससे कृषि भूमि समाप्त होती जा रही है, यहाँ तक कि अनेक बस्तियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी कारण से भूमि की उर्वरता में कमी, खरपतवार की समस्या भी अनेक क्षेत्रों में गंभीर है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो काजरी जानते हैं हम, जोधपुर में है, इस दिशा में निरंतर अनुसंधान कर रही है। इसी प्रकार चंबल एवं अरावली प्रदेशों तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भू संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। इसी प्रकार बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य में 105 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है। राज्य में कुल कितने लाख बंजर भूमि है? तो 105 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है, जो भारत की बंजर भूमि का 16.55% है। कुल भारत की बंजर भूमि का ये 16.55% है। ये आंकड़े भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। इनके विकास के लिए वर्ष 2004-06 में 21 तथा 2006-07 में 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है, मृदाएं। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, जो मैंने येलो ये मार्क किया है, आप ज़्यादा एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा इन्हीं को देखिएगा, ठीक है। याद रखने योग्य बातें यही है। देखिए आपको मिट्टियों के इनके नाम याद होने चाहिए और ये कौन से भाग में पाई जाती है वो याद होना चाहिए मेन। और फिर बाद में वापस ये एरिडी सॉइल, सल्फी सॉइल्स, ये आपको याद होने चाहिए, प्लस वापस ये कहाँ पाई जाती है वो याद होना चाहिए, ठीक है। मृदा टॉपिक में से यही इम्पोर्टेंट बन रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस कौन से ज़िले वगैरह पूछ ले, जैसे किस ज़िलों में कहाँ पाई जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये अपरदन की समस्या, ये जैसे आपको एक इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं कि 4 लाइनें बना दे कि कौन सी समस्या नहीं है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी ज़्यादा कोई इतना टफ ये टॉपिक नहीं है,
ठीक है, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, इसी बुक में से पढ़ाऊँ, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पसंद है। एक बार प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।